भारत जोड़ो यात्रा का आज 90वां दिन। राजस्थान में यात्रा का दूसरा दिन। सुबह 6 बजे राहुल के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगी सीएम केसीआर की बेटी। टीआरएस की एमएलसी कविता ने सीबीआई को लिखा पत्र। दिल्ली शराब नीति के मामले में कविता को दिया गया था नोटिस। आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय में लगेगा जनता दरबार। हर मंगलवार किया जा रहा है आयोजन। कार्यकर्ता मंत्रियों के सामने रखे उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं। बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। आज भी जारी है चिंतन बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता। झारखंड के जमशेदपुर के 2600 कुष्ठ रोगियों को आज नहीं मिलेगा सरकारी राशन। बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगा राशन। विरोध में हो रहा है प्रदर्शन। आज अलर्ट पर रहेगी मथुरा की पुलिस। मथुरा स्थित शाही ईदगाह में अखिल भारत हिंदू महासभा ने हनुमान चालीसा पढ़ने का किया है ऐलान। काला दिवस को लेकर अलर्ट पर आगरा पुलिस। सड़कों पर नहीं होगी नमाज। 40 लोगों को काला दिवस मनाने की आशंका पर भेजा गया था नोटिस। आज बेलगावी का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के बीच हो रहा है दौरा। कर्नाटक सीएम बोम्मई ने दी है कार्रवाई की चेतावनी। रेल यात्रियों को होगी परेशानी। हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें की गई रद्द। कुछ ट्रेनों का बदला गया रूट। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 16 मुकाबले में मोरक्को की स्पेन से होगी भिड़ंत। जीतने वाली टीम अंतिम 8 में बनाएगी जगह। रात 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। इसके लिए बात डीबी लाइव के एग्जिट पोल की। गुजरात के दूसरे चरण के मतदान की। जानेंगे मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में क्यों मचा है हंगामा। भारत जोड़ो यात्रा में आज क्या रहा खास। बात करेंगे हरियाणा में सीएम खट्टर की खिसकती कुर्सी की। कर्नाटक और महाराष्ट्र बीजेपी में मचे घमासान की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी लालू के किडनी ट्रांसप्लांट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा गरीब की मदद करने का मकसद उसका धर्म परिवर्तन करवाना नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में बन रहे हैं नए समीकरण। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर से की मुलाकात। बीएमसी चुनावों को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। G20 की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट दर्ज। सेंसेक्स 34 अंकों की गिरावट के साथ 62,835 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 5 अंक की बढ़त के साथ 18,701 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल और गुजरात में मतदान संपन्न हो चुका है। अब दोनों राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हर कोई ये जानना चाहता है क्या इस बार कांग्रेस ने बाजी मारी है या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। ये जानने के लिए देखते हैं डीबी लाइव के सटीक अनुमानों पर बनी ये खास रिपोर्ट। गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों पर वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर लगी है। गुजरात की सभी 182 और हिमाचल की 68 सीटों पर 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकते हैं चुनाव परिणाम। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, जिसमें से शिमला रीजन में 19, मंडी रीजन में 24 और कांगड़ा रीजन में 25 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 21 और अन्य को 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बारे में हमारे एग्जिट पोल में शिमला रीजन में बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 11 से 15, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। जबकि मंडी रीजन की 24 सीटों में से बीजेपी को 5 से 9, कांग्रेस को 13 से 17 और आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। और कांगड़ा की 25 सीटों में से बीजेपी को 7 से 11, कांग्रेस को 14 से 18, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 है। सीट मिलती दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 39, कांग्रेस को 47, आप को 4 और अन्य को 10% वोट मिल सकता है। जबकि सीटों के मामले में बीजेपी को 14 से 26, कांग्रेस को 38 से 50, आप को 0 और अन्य को 2 से 6 सीट मिल सकती हैं। बात गुजरात की करें तो गुजरात की 182 सीटों में से सौराष्ट्र की 54, दक्षिण गुजरात की 35
उत्तर गुजरात की 32 और मध्य गुजरात की 61 सीटों में से किसके खाते में जा रही हैं कितनी सीटें। रीजन वाइज अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों में से बीजेपी को 28 से 32, कांग्रेस को 18 से 22, आप को 2 से 3 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से बीजेपी को 19 से 23, कांग्रेस को 9 से 13, आप को 1 से 3 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। जबकि उत्तर गुजरात की 32 सीटों में बीजेपी को 14 से 18, कांग्रेस को 12 से 16, आप को 2 से 0 और अन्य को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। जबकि मध्य गुजरात में 61 सीटें हैं और इन 61 सीटों में से बीजेपी को 34 से 38, कांग्रेस को 19 से 23 और आम आदमी पार्टी को 2 से 4 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 38%, आप को 11% और अन्य के हिस्से में 6% वोट जाता दिख रहा है। जबकि सीटों के मामले में बीजेपी को 95 में से 111, कांग्रेस को 58 से 74, आपको 5 से 13 और अन्य को 8 सीटें मिल सकती हैं। यानी गुजरात में 27 साल का बीजेपी का राज और हिमाचल प्रदेश में रिवाज बरकरार रहेगा। एक राज्य में बीजेपी और एक में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। सही तस्वीर क्या होगी ये 8 दिसंबर को साफ होगा। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में साफ है कि मामला बराबरी का रहा है। गुजरात में फिर से बीजेपी का कमल खिला है तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है। ये तो नतीजों से पहले के अनुमान है। नतीजे तो 8 दिसंबर को आएंगे, जिसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। तो आज गुजरात में दूसरे चरण के लिए कितना फीसदी हुआ मतदान, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात की 93 सीटों की वोटिंग का काम पूरा होने के साथ ही 182 सीटों की वोटिंग पूरी हो गई है। पहले चरण की 89 सीटों पर 63.31% वोटिंग हुई थी। आज मध्य गुजरात की 61 और उत्तर गुजरात की 32 सीटों पर वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में अपना वोट डाला। दूसरे चरण में लगभग 61% वोटिंग हुई। अंतिम आंकड़ों में इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे ज्यादा वोटिंग साबरकांठा में 69%, बनासकांठा में 68%, खेड़ा और पंचमहल में 65% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग मेहसाणा जिले में 56% रही है। दाहोद में 58% वोटिंग के साथ कम वोटिंग वाले क्षेत्र में शामिल रहा। वोटिंग के दौरान एक विवाद भी खड़ा हो गया। दरअसल पीएम मोदी पैदल ही पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। कांग्रेस ने दावा किया कि पीएम मोदी ने वोटिंग वाले दिन 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात के एक सांसद के साथ देखा गया, जो प्रचार करते हुए और बीजेपी के नारे लगाते नजर आए। कांग्रेस चुनाव आयोग जाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोगों द्वारा लोकतंत्र का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। मैं देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब वोटिंग पूरी हो गई है, ऐसे में इंतजार 8 दिसंबर का है, जब ईवीएम खुलेगी और चुनाव परिणाम सामने आएंगे। गुजरात का रण अब खत्म हो चुका है। गुजरात में कौन बाजी मारेगा, इसके लिए 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा। आज यूपी के मैनपुरी और रामपुर में भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। मैनपुरी में मुलायम की विरासत दांव पर है तो रामपुर में आजम खान की साख दांव पर है। तो यूपी के उपचुनाव में कितना हुआ मतदान और किसने क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। मैनपुरी लोकसभा सीट सहित 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग का काम पूरा हो गया। जिन सीटों पर चुनाव था उसमें बिहार की कुड़नी, छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर, राजस्थान की सरदार शहर, उड़ीसा की पदमपुर, उत्तर प्रदेश की रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर वोटिंग पूरी हो गई। चुनाव शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मैनपुरी और रामपुर सीट पर सुबह से ही सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव देखा गया। सपा ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन बीजेपी को जिताने में लगा हुआ है। रामपुर में सपा वोटरों के क्षेत्र में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। रामपुर में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। रामपुर में फोर्स मांगनी पड़ी है। चुनाव आयोग हर बात को नजरअंदाज कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने वोट डालने के बाद कहा कि यहां मतदान नहीं, मजाक हो रहा है। सबसे कम वोट भी रामपुर विधानसभा सीट पर पड़े हैं। अंतिम समाचार मिलने पर सिर्फ 32% के करीब ही वोटिंग हुई थी, जबकि खतौली सीट पर 56% वोटिंग हुई। मैनपुरी लोकसभा सीट पर करीब 53% वोट पड़े। इसके अलावा बिहार की कुड़नी सीट पर 54%, राजस्थान की सरदार शहर में 68%, छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर में 66% और उड़ीसा की पदमपुर सीट पर 76% वोटिंग हुई है।
मैनपुरी और रामपुर पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने हर पैतरा अपनाया है। अब देखना होगा कि जनता ने किसे ताज पहनाया है। ताज तो जनता राहुल के सिर सजा रही है, वो भी अपनी मोहब्बत का। राजस्थान में भी राहुल को जनता का खूब प्यार और सम्मान मिल रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के गढ़ झालावाड़ से शुरू हुई। यात्रा के पहले दिन कांग्रेस के सभी दिग्गज एक साथ एक खेमे में दिखाई दिए, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कह दिया कि कांग्रेस की मजबूती के बिना विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह करीब 6:11 पर झालावाड़ के काली तलाई से शुरू हुई। काली तलाई से बाली बोर्डा तक करीब 14 किलोमीटर के सफर के साथ यात्रा का पहला फेज पूरा हुआ। उसके बाद राहुल ने दूसरे फेज के लिए यात्रा शुरू की। आज राहुल गांधी करीब 34 किलोमीटर चलने वाले हैं। यात्रा में सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साथ चले। इस बीच यात्रा में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रघुवर मीणा गिरकर चोटिल हो गए थे, जो अब ठीक है। आज की यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की नीयत और नीति के कारण भारत टूटने का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मजबूती के बिना विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता। यात्रा के मकसद में विश्वास रखता है, उनका स्वागत है, पर मैं स्पष्ट कर दूं, यात्रा विपक्ष एकता के लिए नहीं निकाला गया है। विपक्ष की एकता यात्रा का नतीजा होगा, नतीजा का कारण नहीं है। और वो क्यों मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। ये मानना कि विपक्ष की एकता करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, ये जमाना गया। जयराम रमेश ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि बीजेपी और मोदी से लड़ने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के नेतृत्व को मानना पड़ेगा। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर रविवार को राजस्थान पहुंची थी। राहुल गांधी अब तक 7 राज्यों के 36 जिलों से गुजरकर 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज 89वां दिन है। राहुल की यात्रा राजस्थान की जिन 18 विधानसभा सीटों से गुजरेगी, उनमें से 12 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी काबिज है। यात्रा में कांग्रेस के सभी खेमे एक साथ दिख रहे हैं। गहलोत पायलट दोनों के समर्थकों ने यात्रा में हिस्सा लिया, जो कांग्रेस की मजबूती को दिखाता है। तो वहीं गहलोत और पायलट की एकजुटता बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। राहुल की यात्रा तेजी के साथ कांग्रेस की जमीन को मजबूत कर रही है, तो हरियाणा में बीजेपी के सीएम मनोहर लाल खट्टर की जमीन खिसकती नजर आ रही है। बीजेपी आलाकमान सीएम खट्टर के काम से खुश नहीं है और जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक जल्दी सीएम खट्टर की कुर्सी जा सकती है। पिछले 8 साल में बीजेपी ने अपनी ही सरकार में आधा दर्जन से अधिक बार मुख्यमंत्री बदल दिए और अब उसकी नजर हरियाणा पर है और इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी जा सकती है। और ये अटकलें लगनी शुरू हुई तब जब पीएम मोदी और सीएम खट्टर के बीच मुलाकात हुई और उन दोनों के बीच बातचीत हुई। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान ही पीएम ने सीएम से पूछा क्या वे खुश हैं, जिसका जवाब देते हुए खट्टर ने कहा उन्हें इतना जबरदस्त अवसर देने के लिए वे हमेशा उनके लिए आभारी रहेंगे। अब पीएम के इस सवाल ने अचानक से इन अटकलों को तेज कर दिया है। इतना ही नहीं, खुद सीएम खट्टर के बयान ने इन अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी है। दरअसल जब प्रचारकों ने बतौर सीएम 8 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे सीएम को बधाई दी, तो सीएम ने इसे नकारते हुए कहा उनका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन्हें सीएम की कुर्सी ही छोड़नी पड़ जाए। हाल ही में हुए हरियाणा जिला परिषद चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन और उससे पहले हुए उपचुनाव में भी बीजेपी का संतुष्टिजनक प्रदर्शन नहीं होना माना जा रहा है। दरअसल जिला परिषद चुनाव में बीजेपी सिर्फ 7 जिलों में पार्टी सिंबल पर यह चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाई। बीजेपी को पार्टी सिंबल पर सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद से केंद्रीय नेतृत्व को आभास हो गया है कि हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान सीएम बदल सकती है। गौरतलब है कि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके लगभग 6 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन राज्य में अभी से हलचल मच गई है। हरियाणा में जल्द भारत जोड़ो यात्रा भी दस्तक देने वाली है, जो सीएम खट्टर की मुश्किलों में और इजाफा करेगी। बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा तो कर्नाटक सीमा विवाद भी कर रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के चलते इन दिनों सियासत गर्मा गई है। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के चलते दोनों राज्यों की बीजेपी सरकारें आमने सामने आ गई हैं और एक दूसरे पर जमकर बरस रही हैं। अब इस बीच कर्नाटक सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। आखिर क्या बोले सीएम बोम्मई, देखते हैं ये रिपोर्ट। एनडीए शासित 2 राज्यों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है।
और दोनों ही राज्यों की सरकारें एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इसी बहस के बीच अब एक बार फिर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के मंत्रियों को धमकी दी है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनके मंत्रियों ने कर्नाटक के बेलगावी में प्रवेश की कोशिश की तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि वो इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से बात करेंगे और अपने मंत्रियों को बेलगावी नहीं भेजने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा इन मंत्रियों के दौरे से यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमावर्ती इलाके में उन्होंने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के सीएम का ये बयान तब आया है जब महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभू राज देसाई का कल यानी 6 दिसंबर को कर्नाटक में बेलगावी दौरा होने वाला है। इस दौरान वो महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सीमा विवाद पर उनके साथ बातचीत करेंगे। पहले दोनों मंत्री 3 दिसंबर को बेलगावी जाने वाले थे। इससे पहले भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के मंत्रियों के बेलगावी दौरे पर ऐतराज जताया था। उन्होंने सीमा पर दोनों राज्यों के बीच मौजूदा स्थिति के मद्देनजर बेलगावी का दौरा नहीं करने को कहा है। बोम्मई ने कहा कि इस दौरे से सीमा विवाद और बढ़ सकता है। बता दें कि दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है और पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली थी। और अब एक बार फिर बोम्मई ने बड़ा बयान देकर सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी लालू की किडनी ट्रांसप्लांट की। सिंगापुर के अस्पताल में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की है। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। लालू के ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया की बाढ़ सी आ गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू की बेटी रोहिणी की हो रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं और आज उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो को किडनी डोनेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी ने ऑपरेशन से पहले अपने पिता को भगवान बताते हुए बचपन की तस्वीर को शेयर किया था। रोहिणी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, माता पिता मेरे लिए भगवान है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सबों की शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है। मैं आप सबके प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं भावुक हो गई हूँ। आप सबको दिल से आभार करना चाहती हूँ। रोहिणी के इस ट्वीट पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और गर्व जताया। वहीं कुछ यूजर ने लालू के बेटों पर तंज भी कसा है। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, आप बहुत महान इंसान हैं। आपने अपने पिता के लिए जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक यूजर ने कहा, खुशकिस्मत है वो व्यक्ति जिसे आप जैसी बेटी मिले, वो भाई जिसे आप जैसी बहन मिले। उन्होंने रोहिणी को आश्वासन देते हुए कहा, ईश्वर की कृपा से सब अच्छे से हो जाएगा। रोहिणी के इस ट्वीट पर एक अन्य शख्स ने लिखा, आप देश दुनिया की लाखों बहनों माताओं के लिए मिसाल बन गई हैं। आपके संस्कार और लालू जी की परवरिश पर गर्व है। आप बिहार की बेटी हैं। वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं, हर घर में आपके जैसी बहन बेटी हो, आप पर गर्व है। आपकी प्रशंसा और सराहना के लिए शब्द नहीं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ऑपरेशन पर अपडेट देते हुए कहा कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है और अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। दोनों अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ